नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो जिसमें हमने लास्ट सेशन में कुछ पढ़ा था साइंस के बारे में, फिजिक्स की भी वीडियो दे रहे हैं रेगुलरिटी के अंदर, और केमिस्ट्री का भी सेशन मिलेगा प्यारे बच्चों। तो केमिस्ट्री का हमारा सेशन क्या है? केमिस्ट्री का जो लास्ट सेशन पढ़ा था हमने, वो किसके बारे में पढ़ा था? वो पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाओं में हमने किसको उठाया था? ठोस को। और ठोस में रूप बताए थे दो आपको, एक बताया था क्रिस्टलाइन और दूसरा बताया था अमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब जो रवेदार होते हैं, और अमोर्फस जो अरवेदार होते हैं। उनकी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जो रवेदार ठोस थे वो चार तरीके के हमने पढ़े थे, और जो अरवेदार होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी बता देते हैं। कि जैसे आपसे पूछे कि अरवेदार, कि जो अरवेदार होते हैं ये ठोस कौन से होते हैं? अरवेदार वो होते हैं, रवेदार वो होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी आपको दो तरीके से याद रखनी है। कि एक तो सिंपल आप देसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जैसे ठोस है, रवेदार वो होता है जिससे पीट कर या तान कर तारे और चादरें बनाई जा सकती है, तो वो रवेदार है। अरवेदार में वो आता है जिन्हें पीटा नहीं जा सकता, जिनसे चादरें नहीं बनाई जा सकती, जिससे तन्य करके तार नहीं बनाए जा सकते, यानी जिसके पास मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती। अरवेदार रियल में ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं नेचर में। दूसरे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी क्वांटिटी होती है इनमें। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी? अरवेदार की। जैसे आप बात करते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक किस श्रेणी में आता है? प्लास्टिक आपके पास प्यारे बच्चों अरवेदार है, अमोर्फस है। दूसरा अगर कहे लकड़ी, लकड़ी भी कैसी है? अरवेदार। रबड़, रबड़ भी आपके पास कैसा है? अरवेदार। तो ये वो चीजें हैं जो अरवेदार होती है। ऐसे ही जो कोई घटक हैं जैसे क्या ऊन है, सेल्यूलोज हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी कैसी होती है? अरवेदार वाली। कैसी होती है? अमोर्फस। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों रवे और अरवे, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच। अब हम जो बात करना चाहते हैं आगे की प्रॉपर्टी की, इसमें आगे एक पूरा टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसके बारे में कुछ नियम भी पढ़े जाते हैं, वो हायर लेवल आता है। पहले हम थोड़ा लो लेवल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा हाई उठाएंगे। अब जैसे बात आती है द्रव अवस्था की, कि जो द्रव अवस्था है वो क्या है। एक थोड़ा ठोस के लिए पॉइंट दे देते हैं कि ठोस का जब द्रव में बदलाव होता है तो कौन सा तापमान लिया जाता है। तो ठोस से द्रव में जो बदलाव होता है वो आपके पास तापमान क्या कहलाता है? पिंगलनांक कहलाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। और हिंदी में दूसरा नाम इसके लिए क्या लिया जाता है? गलनांक लिया जाता है। और वैसे ही एक नाम और ऐड किया जाता है, वो होता है द्रवणांक। तो ये प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ठोस से हम द्रव की बात करते हैं कि ठोस से हम द्रव में चले जाएं। और कई बार इस प्रक्रिया के साथ एक चीज और पूछी जाती है कि ठोस से हम सीधा कहां चले जाएं? गैस। तो हमारे पास इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। यानी आपसे पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? कि सीधा ठोस से क्या बनाना? गैस। ठोस से लिक्विड में आना, लिक्विफिकेशन। ये क्या अपने पास है? लिक्विफिकेशन होता है, यानी लिक्विडिटी करना। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन भी दिया था जो अभी हाल ही के एचसीएस एग्जाम में हुआ है, कि उसमें क्वेश्चन था कि गैस से बिना द्रव की अवस्था के कहां चले जाना? ठोस में चले जाना। कि जो आपके पास गैस से हम कहां चले जाएं? ठोस में चले जाएं। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? हिंदी में इसे कहते हैं निक्षेपण। हिंदी में नाम क्या दिया जाता है? इसे निक्षेप या निक्षेपण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या हम? डिपोजिशन। कि जैसे पानी की बूंदें जो वेपर फॉर्म में होती है, और वो वेपर यानी गैसीय या भाप अवस्था सीधी बर्फ में बदल जाए, जो हिली स्टेशन होता है, स्नोफॉल होता है, वहां पे किस चीज की प्रक्रिया देखने को मिलती है? निक्षेपण, डिपोजिशन की देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमारी चेंजिंग में पूछी जाती है, जो हमने आपको बताई है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है प्यारे बच्चों ठोस के चलते, कि जो रवेदार और अरवेदार होते हैं, जैसे कांच। कांच आपके पास कैसा पदार्थ है? कांच आपके पास
एक अरवेदार होता है। तो अरवेदार जो है ये बदल जाता है किसमें, रवेदार में। कब कि अरवेदार होता है, आपने देखे होंगे कांच, खिड़कियों में लगे हुए कांच सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर जो खिड़कियां होती है और उनके जो कांच होते हैं ट्रांसपेरेंट कांच होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये कांच क्या बन जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बन जाते हैं। कि जो ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, जिनके आर पार दिखाई क्या देने लग जाता है, कम, यानी अदृश्यता आने लग जाती है। यानी उनका रंग कैसा बन जाता है, दूधिया। यानी वो कांच कैसे हो जाते हैं, मिल्की। तो वो कांच यानी वो ग्लास दूधिया किसके कारण होते हैं, क्योंकि उस कांच का रवेदार से अर्ध रवेदार में बदलाव हो जाता है। कि रवेदार से किस में बदलाव होने लगता है, अर्ध रवेदार की ओर। यानी आपके अमोर्फस से किस में जाने की कोशिश करते हैं, वो सेमी क्रिस्टलाइन की ओर। यानी उनके पास कुछ गुण आ जाता है किसका, रवेदार का। रवेदार वो होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता। कि रवेदार कैसे ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस वो होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता। तो यही बात हमने की है कि जो खिड़कियों के कांच हैं उनसे प्रकाश कुछ समय के पश्चात, यानी दिन और रात के तापमान के अंतर के कारण, वो जो अरवेदार होते हैं बदलाव किस में होता है उनका, रवेदार किस रूप में आ जाते हैं, सेमी क्रिस्टलाइन। तो जिसके कारण उनका रंग कैसा दिखता है, दूधिया, या कैसे प्रतीत होते हैं वो, ट्रांसल्यूसेंट। और ग्लास जो होता है कैसा ठोस होता है, ये भी आप याद रखो कि जो कांच होते हैं ये कैसे ठोस होते हैं। तो ये हमारे पास सुपर कूल्ड होते हैं। सुपर कूल्ड का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, अति शीतलन ठोस बोला जाता है इन्हें। कि अति शीतलित ठोस होते हैं ये, कि अति शीतलन ठोस होते हैं क्या आपके पास, कांच। तो कांच जो होते हैं वो सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट, ऐसा कौन सा कांच है जिसके पास दोनों गुण देखने को मिलते हैं, क्वार्ट्ज के पास। क्वार्ट्ज वो ग्लास होता है जिसके पास क्रिस्टलाइन भी नेचर होता है और अमोर्फस भी होता है, दोनों याद रख लेना। आगे जब बात करते हैं हम द्रव की, कि अब द्रव कैसी अवस्था है, लिक्विड, यानी द्रव पदार्थ की कैसी अवस्था होती है। तो द्रव जो है वो आपके पास ऐसी अवस्था है जिसके पास केवल आयतन हो, जिसके पास केवल आयतन हो और आकृति ना हो। कि जिसके पास आयतन तो है परंतु शेप नहीं है, परंतु आकृति निश्चित नहीं है। डो नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो परंतु आकृति नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड। यानी लिक्विड इज दैट सब्सटेंस which have only definite volume but not definite shape। उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, यानी only have definite volume but not definite shape। इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होती। तो वो हमारे पास लिक्विड है। जैसे आपके पास कोई भी लिक्विड इस बर्तन में जैसे भरा हुआ है और वो इस बर्तन के जैसा ही नजर आएगा। जैसे कप में कोई भी हमने लिक्विड सब्सटेंस भर रखा है, जैसे चाय भर रखी है, तो जैसे ही आप इसे गिराओगे तो ये इस कप जैसी बाहर नहीं आएगी। तो जो चाय बाहर गिरेगी वो क्या होगी, फैल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव आकृति कैसी लेता है, कि द्रव की जो आकृति होती है वो बर्तन की आकृति होती है। कि द्रव की आकृति किसका रूप लेती है, बर्तन की आकृति का रूप लेती है। कि जो बर्तन की आकृति होती है वही आकृति किसकी होती है, द्रव की। यानी शेप ऑफ कंटेनर इज रिजेंबल्ड बाय द लिक्विड। यानी जो शेप ऑफ लिक्विड होगी एज सिमिलर टू द शेप ऑफ कंटेनर और शेप ऑफ वेसल। जैसे चाय किस में है, कप में, तो किस जैसी दिखेगी, कप जैसी। अगर चाय किस में डाल दो आप, गिलास में, तो किस जैसी नजर आएगी, गिलास जैसी नजर आएगी। और चाय को नीचे गिरा दो तो फैल जाएगी। तो अपने पास हर जगह उसकी
आकृति क्या है अलग, तो इसकी शेप जो है वो क्या है, डिफरेंट। इसका रीजन क्या है कि जो द्रव है उसके पास गुण है। कैसा गुण है इसके पास, बहने का। यानी द्रव कहीं भी छोड़ दिया जाए तो बहने लग जाता है, तो बहने लगता है, ये इसके पास सबसे बड़ा गुण है। किसका, फ्लो का। तो लिक्विड के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो की। तो जिसके कारण इसके पास कोई भी जो शेप क्राइटेरियन आता है वो डिपेंड किस पे करता है, बर्तन पे करता है, वेसल पे करता है। जो शेप कंटेनर की, वेसल की होगी, वही किसकी होगी, लिक्विड की। अब हमारे पास बात आती कि लिक्विड के लिए भी टेम्परेचर पॉइंट लगते हैं, कि लिक्विड के लिए दो टेम्परेचर पॉइंट बने हुए हैं। लिक्विड के लिए जो टेम्परेचर पॉइंट की बात करते हो आप, ताप बिंदु की, वो ताप बिंदु आपके पास कितने होते हैं, दो। पहला जो ताप बिंदु है वो आपको सुनिश्चित करता है कि द्रव अवस्था किस में चली जाए, गैस में। कि जो द्रव अवस्था है वो गैस का मतलब ये बनता है कि वाष्प में बदल जाए। कि कोई भी द्रव जब भी वाष्प में बदलता है उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, वाष्पीकरण। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था HCS में प्यारे बच्चों, कि इसको कथन रूप में पूछा हुआ था, और वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर खास क्वेश्चन है। हम वीडियो में फिजिक्स में भी बताते होते हैं, केमिस्ट्री में भी बताते होते हैं। इन चीजों को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि आजकल एडवांस मॉडिफिकेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आया करते थे वन लाइनर, वो सारे बच्चे जानते हैं, सबने रट रखे हैं। तो एग्जामिनर सोचता है कि थोड़ी ट्विस्ट दी जाए। तो वो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यही है, क्वेश्चन उसी स्टाइल का होता है पर उसमें एडवांस फिनोमेना यूज करता है। जैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना, कथन के रूप में लाना, मतलब परिभाषिक रूप में देना। तो उसे समझना आसान नहीं है इतना, जब तक तुम्हारी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए, अब जैसे द्रव का बदलाव किस में हो रहा है, गैस में। कि द्रव जब गैस में बदलती है तो प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण। और द्रव के गैस में बदलने के लिए जो ताप बिंदु होता है, टेम्परेचर पॉइंट, वो आपके पास क्या कहलाता है। तो टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत रैंडम वन पीस ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसके, कि बॉइलिंग जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, कवंथन या उबाल बिंदु। तो ये कवंथनांक होता है। कवंथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे। यानी द्रव किस में आना स्टार्ट कर दे, वाष्प रूप। तो यानी आपसे पूछेगा कि किसी भी द्रव की सतह पर वाष्प बनने लग जाते हैं, कि आपके पास कोई भी द्रव है तो किसी भी द्रव सतह पर, कि आपके पास कोई भी द्रव है तो किसी भी द्रव सतह पर वाष्प बनने प्रारंभ होते हैं। तो वाष्प जो बनने प्रारंभ होते हैं वो किस ताप पर होते हैं, ये पूछा जाता है। कि जो लिक्विड की सरफेस है, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, एक बर्तन है, आपने नीचे कोई भी फायर सब्सटेंस यूज कर रखा है, गैस यूज कर रखी है, और इसमें लिक्विड बना है। ये लिक्विड भरा हुआ है हमारा। अब वो कहता है कि जो द्रव सतह पर वाष्प बनेगा या वाष्प बनने प्रारंभ होंगे, तो यहां पे क्या उठेंगे, वाष्प उठेंगे। ये वाष्प कब उठेंगे, किस टेम्परेचर कंडीशन पे उठेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपसे पूछा जाए किसी भी द्रव सतह पर वाष्प बनेंगे तो वो कब बनेंगे, तो ये वाष्प बॉइलिंग पॉइंट से पहले बनेंगे। क्या बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से पहले। तो यानी बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कवंथनांक से पहले। कि जो भी वेपर्स प्रोडक्शन होती है लिक्विड सरफेस की, वो कवंथनांक से क्या होती है, पूर्व, यानी पहले, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। तभी वाष्प बनते बनते इनका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। कि ये जो वाष्प पैदा होंगे इनका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, वायुमंडलीय दाब के। तो जैसे ही ये वायुमंडलीय दाब के इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो हमारे पास उस टेम्परेचर पॉइंट पर ये लिक्विड क्या करने लगेगा,
बॉयल करने लगेगा, बुलबुले यहां उठने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब वो ताप बिंदु आपके लिए क्या कहलाएगा, उसे ही कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस ताप बिंदु पर द्रव की सतह के वाष्प दाब का क्राइटेरिया किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर क्या होगा, उसके लिए वो टेम्परेचर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा केस हमारे पास क्या आता है कि जो लिक्विड है, दूसरा केस हमें पढ़ना है कि लिक्विड किस में बदलता है प्यारे बच्चों, लिक्विड बदलता है सॉलिड में, कि जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है, द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, तब आपके पास प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे कहते हैं पिंडन। हिंदी में नाम दिया जाता है पिंडन और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सॉलिडिफिकेशन। और जिस द्रव का सॉलिडिफिकेशन होता है या पिंडन जब होता है, ठोस रूप बनता है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है, उसे हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों हिमांक बिंदु। यानी कोई भी द्रव आपके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जिस ताप बिंदु पर वो ठोस बनेगा, उस ताप बिंदु का नाम क्या है, हिमांक बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं इसे आप फ्रीजिंग पॉइंट, कि वो टेम्परेचर पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस पे एक क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों, कि जो लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर होंगे दोनों के, वो क्या होंगे, एक समान। आपसे कहता है कि ठोस और द्रव अवस्था के इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर, यानी इस साम्य अवस्था पर क्या हो जाए, दोनों के वाष्प दाब की क्राइटेरियन वैल्यू सेम, कि दोनों का वेपर प्रेशर क्या रहे, सेम, लिक्विड और किसका, सॉलिड स्टेट का, कि दैट टेम्परेचर पॉइंट एट विच बोथ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो, तब हमारे पास वो टेम्परेचर पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसे हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, वो कितना लिया जाता है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो कितना लेते हैं आप, 273 केल्विन। वैसे बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर सकते हैं आप, कि जैसे ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करें तो 273 ऐड कर दो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास एक तरह से किसके लिए, लिक्विड क्राइटेरिया के लिए और लिक्विड के टेम्परेचर के लिए, ये हमने कवर कर दिया। अब बात आती है हमारे पास कि जो जल है, जल का लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड में से वापस लिक्विड माने का जो टेम्परेचर पॉइंट है वो एक ही है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए बर्फ के लिए कौन से दो टेम्परेचर इक्विवेलेंट में होते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, आप कह सकते हो 273 केल्विन। अब बात आती है कि हमारे पास द्रव जब भी कोई चीज मिलाई जाएगी तो हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तो उसमें हम चैप्टर जो उठाएंगे वो उठाएंगे विलयन। यानी विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन, कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी इसी द्रव के चलते, वो हम एक टॉपिक में सारे को उठाकर चलेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होगा किसको, विलयन को। विलयन क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अर्थ है कि एक चीज का दूसरी चीज में घुलना, चाहे वो उसमें घुलनशील हो या अघुलनशील, वो हमें नहीं देखना, हमें यह देखना है कि कोई चीज किसी में मिलाई जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, विलयन। यानी विलयन वैसे कैसी चीज होती है, ये एक समांगी मिश्रण होता है, ये भी आप याद रखें, ये आपके पास कैसी चीज है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण है। और दूसरा आपके पास, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नंबर 2, और विदाउट केमिकली, यानी बिना रासायनिक क्रिया के, यानी विदाउट केमिकल रिएक्शन के बना होता है।
तो बिना रासायनिक क्रिया के। कि जो समांगी मिश्रण है वो कैसा होगा, बिना रासायनिक क्रिया के होगा। और किसका होगा, 2 कंपोनेंट्स, यानी कम से कम, यानी एट लीस्ट 2 घटकों का। यानी कम से कम कितने कंपोनेंट्स लेने होंगे, 2। यानी कम से कम कितने घटक होंगे, 2 घटक। तो ये जो मिश्रण होता है, ऐसा समांगी मिश्रण जो बिना रासायनिक क्रिया के बनता है और जिसमें कम से कम कितने घटक होंगे, 2, उसे हम नाम किसका देते हैं, विलयन। यानी विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विदाउट केमिकली रिएक्टिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, जो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का होगा। अब इसके अंदर जो आपका विलयन है, विलयन 2 हिस्सों से मिला है, 2 हिस्सों से बना है। कम से कम कितने कंपोनेंट होंगे इसमें, 2। एक आपके पास होता है विलायक और दूसरा आपके पास क्या होता है, विलय। यानी एक जो कंपोनेंट है वो विलायक है और दूसरा कौन सा है, विलय। जो विलायक है इसे हम वैसे कहते हैं सॉल्वेंट, और ये आपके पास कैसा कंपोनेंट होता है, मेजर, यानी अधिक मात्रा वाला। कि अधिक मात्रिक जो घटक होता है विलयन का वो कौन सा होता है, विलायक, यानी मेजर कंपोनेंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक मात्रिक या दीर्घ मात्रिक, 2 नाम देते हैं। अधिक मात्रिक कह सकते हो और दीर्घ मात्रिक भी कह सकते हो। दूसरा आपके पास कौन सा है, विलय। विलय को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है आपके पास। सॉल्यूट आपके पास कैसा कंपोनेंट है, कैसा घटक है, माइनर। माइनर का अर्थ है लघु मात्रिक। कि विलयन का लघु मात्रिक घटक कौन सा होता है, तो जो आपकी माइनर कंपोनेंट होती है सॉल्यूशन की, वो कौन सी होती है, विलय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन है वो किसका जोड़ है, किससे मिलकर बना है। तो विलयन आपके पास विलय घोला जाएगा किसके अंदर, विलायक के अंदर। इसलिए जो विलायक होता है ये एक खास चीज है जिसकी मात्रा विलयन में सबसे ज्यादा होती है। तो इसी विलायक के ऊपर टैग मिलता है प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांडीय विलायक कौन सा होता है। कि हमारे पास जो ब्रह्मांडीय विलायक है वो कौन सा है। तो ब्रह्मांडीय जो विलायक है हमारे पास वो कौन सा लिया जाता है, जो सब 24 घंटे इस्तेमाल में हमारे लिए, जो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा उसी की है। और वो कौन सी चीज है जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, जल, यानी वाटर। तो जल आपके पास क्या कहलाता है, ब्रह्मांडीय, या इसे सार्वत्रिक भी बोलते हैं। सार्वत्रिक का अर्थ होता है सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके तौर पर, विलायक। इसका अर्थ यह होता है कि सबसे ज्यादा जो चीजें घुलने में सक्षम है वो किसमें है, जल में। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे प्यारे बच्चों की इससे जुड़े हुए वो तथ्य हैं जिनमें हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर और गैस, तीनों को मिलाकर 2-2 कंपोनेंट का इस्तेमाल करें तो कुल विलयन कितने बन सकते हैं। तो विलयन जब 3 अवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे हम, कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, हमने पढ़ा था कितनी अवस्थाएं लेते हैं हम, 3। कि इन 3 अवस्थाओं का उपयोग करके हम घटक कितने इस्तेमाल करेंगे, 2। कि 3 अवस्थाओं में से अगर हम 2 घटक लेकर विलयन बनाएं तो आपके पास कितने विलयन बन सकते हैं। तो आंसर याद रखना, कितने विलयन बनेंगे प्यारे बच्चों, 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर at least 2 components have to be selected for preparation the solution. तो how many solution will be prepared or produced? तो 9 solution will be produced। तो 9 विलयन बनाए जा सकते हैं कि अगर हम इन 3 अवस्थाओं में से कितनी अवस्थाएं उठाएं, 2-2। ये आपके लिख देता हूं मैं कि जो 9 टाइप के विलयन बनेंगे ये किस तरह के होंगे। बाकी हम क्राइटेरिया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों, कि जो इनसे जुड़े हुए तथ्य आएंगे
हम लो से हाई लेवल उठाएंगे प्यारे बच्चों। पहले हम सिंपल आपको लो लेवल बता रहे हैं, इसी में हम पहली और दूसरी इकाई भी आपको कंप्लीट करेंगे जो छोटी क्लास 9वीं में आती है। क्लियर है? चलिए, अब बात आई है कि 3 अवस्थाओं में हमने 2 अवस्थाएं उठानी है। तो एक अवस्था को तो आप लोग बनाओगे विलय और दूसरी अवस्था को आप क्या बनाओगे? विलयन। एक अवस्था विलय और दूसरी क्या है? विलयन। जैसे मैंने विलय तो लिया ठोस को और विलयन भी क्या ले सकता हूं मैं? ठोस। अब आप कहोगे जी ठोस और ठोस कैसे घुलेंगे? तो आपके जितने भी गहने हैं सोने और चांदी और प्लेटिनम के, उनके अंदर मिलावट की जाती है और वो मिलावट आपको नजर नहीं आती, कॉपर और जिंक की, तो वो आपके पास विलय और क्या है? विलायक। तो इसका अर्थ है ठोस के अंदर एग्जाम्पल बनता आपका नंबर 1 मिश्र धातु का। दूसरा आप क्या कर सकते हो? नमक और चीनी अच्छे तरीके से पीस के मिला दो, बिना चखे आप नहीं बता सकते कि कौन सा नमक है और कौन सी चीनी है। इसका अर्थ दोनों कैसे हैं? ठोस। तो ये कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा विलयन बनेगा आपका? ठोस विलयन। नंबर 2, आपके पास अगर हम द्रव को ठोस में लें तो तीनों बार हमें क्या यूज करना है? ठोस विलायक। विलयन लिख दिया मैंने वहां पे, विलायक लिखना। विलायक है ये, विलयन तो बनाना है हमें, विलायक। तो विलायक हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? ठोस। तो अब जो विलायक है, विलय द्रव लिया, विलायक फिर से ठोस है, तो ठोस में द्रव भरा हुआ है, ऐसा विलयन बताइए। तो विलयन तो ठोस रहेगा, तो हर सुबह उठ के आप इसी चीज का इस्तेमाल करते हो। किसका? टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट में क्या होता है? सॉलिड में लिक्विड भरी होती है, पर रहती कैसी है? सॉलिड। तीसरा है गैस। गैस प्लस ठोस भी रहेगा कैसा? ठोस ही रहेगा। विलयन कैसा रहेगा? ठोस। लेकिन आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल कैसा होगा? जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा डिजोल्व हो जाती है पैलेडियम में। कि सबसे ज्यादा कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक अवशोषण करती है? तो वो कौन सी होती है? पैलेडियम। अब हमने 3 क्या लेने हैं? द्रव। 3 जो विलायक होंगे वो द्रव होंगे, और उनके साथ हम इसी तरीके से 3 प्रकार से क्या लेंगे? ठोस, द्रव और गैस। ठोस हमारे क्या है? विलय। द्रव ये भी विलय, और गैस ये भी क्या है? विलय। अब इसमें कैसा रहेगा? इसमें भी विलयन द्रवित रहेगा, लिक्विड रहेगा, द्रव रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा? द्रव। एग्जाम्पल की बात करें कि ठोस द्रव में हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ठोस हमारा किस में मिल जाए? द्रव में। पूरी तरह से घुल जाए, होमोजीनियस हो, आर पार नजर आना चाहिए। तो जैसे क्या है? नमक और पानी पूरी तरह से घुल जाता है। और दूसरा, नमक की जगह ले लो चीनी, और क्या ले लें आप? पानी। फिटकरी प्लस क्या ले लें? पानी। तो ये क्या होते हैं? सारे आपस में घुल जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस होते हैं। द्रव प्लस द्रव की बात आए तो जो बंदे सांझ को अपना मूड बनाने के लिए तैयार होते हैं तो उनको अच्छे से नॉलेज होती है इसकी द्रव प्लस द्रव वाले की। जैसे अल्कोहल प्लस क्या है? वाटर। तो अल्कोहल प्लस जो वाटर है, अल्कोहल भी द्रव है और प्लस पानी भी कैसा है? द्रव। तो ये विलयन कैसा होता है? द्रवित। गले से अच्छा उतर जाता है उनके। तीसरा, गैस प्लस क्या है? द्रव। रहता तो ये भी द्रव है, तो कुछ ये लोग जब गले से उतारते हैं तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोडा। सोडे के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या भरी होती है? CO2। किस में भरी होती है? लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या भरी होती है? CO2। तो इसका एग्जाम्पल क्या अपने पास है? कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा पानी है। पानी में अपने आप में मौजूद है कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है किसके अंदर है? वाटर के अंदर। CO2 भी डिजोल्व होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो ये फीचर है प्यारे बच्चों किसका? जो हमारा दूसरे टाइप का विलयन है, जिसमें द्रव क्या है? विलायक, और बाकी 3 अवस्थाएं क्या हैं आपके पास? विलय। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन यानी विलयन की। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना।